हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आपके लिए एक नया सेट लेकर आया हूं जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड के अंसार पेपर से उठाया गया ग्रामर और ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डायरेक्ट स्पीच का है, जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो पर नए हैं या जिनको भी इसके विषय में पता नहीं है कि हनुमान सर मतलब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग क्या करें, मेरे वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दूसरे को भी शेयर कर दें, जिससे इसके विषय में दूसरे को भी पता चल सके, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो चलिए देखते हैं A4 का ए जो है, जो डायरेक्ट स्पीच में है, जिसको इनडायरेक्ट में बदलना है, उसमें क्या क्या बदलाव करेंगे। तो देखिए दिया है द स्पीकर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है फॉरेस्ट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन मतलब क्या, स्पीकर सेड वक्ता ने कहा कि जो जंगल होते हैं वो सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटान रोकते हैं। मतलब क्या, स्पीकर ने बोला, स्पीकर ने कहा कि जंगल क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉइल इरोजन का मतलब मृदा अपरदन हुआ, प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकना। इस प्रकार स्पीकर ने क्या कहा डायरेक्ट स्पीच में कि जंगल जो होते हैं वो मृदा अपरदन रोकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे इस वाक्य को, तो यहाँ पर देखिए द स्पीकर हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे, सेड आया है तो सेड को भी ज्यों का त्यों ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स जब सेड आया हो और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट न दिया हो और वाक्य असर्टिव सेंटेंस का हो तो उसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते हैं। क्यों नहीं बदलाव करते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है और यह वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है। अगर असर्टिव सेंटेंस से हम आगे बढ़ें, इंट्रोगेटिव पे चलें, ऑप्टेटिव पे चलें, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी पे जाए, तो ऑब्जेक्ट दिया हो या न दिया हो, ऐसे वाक्यों के अर्थ के अनुसार सेड टू बदल जाता है। लेकिन जब तक वाक्य यह रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो सेंटेंस है, जब तक असर्टिव सेंटेंस का होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट न आने के अभाव में सेड टू ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। मतलब सेड का यहाँ पर देख लीजिए सेड ही लिख दिया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि यह जो असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस आप एकदम शुरू में पढ़े होंगे, उसमें किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। इसको जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दैट यहाँ पर लिखा गया है, इसको दैट से जोड़ दिया गया है। अब बचा क्या, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब देखिए स्टूडेंट्स यह जो वाक्य है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ का स्टेटमेंट है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, इसलिए इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य हर समय के लिए क्या होता है, सही होता है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए इसको भी ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, लेकिन चूंकि दैट के बाद इसका जो एफ जो है इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, द स्पीकर सेड दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर ए जो था आपका डायरेक्ट स्पीच का था, उसको मैं इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा बता दिया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी जो है ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ एक वाक्य है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वाक्य किस काइंड का है चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में आया हुआ वाक्य जो है उसमें लिखा गया है, वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। इसका हिंदी मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका हिंदी मतलब यह है हमें स्वतंत्रता सेनानियों का प्रशंसा करना चाहिए। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना और फ्रीडम फाइटर्स का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। अब देखिए यह जो वाक्य है इसमें शुड आया है, शुड इसका मतलब यह है, ये जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ वाक्य है यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे आधारित है। तो आपको बताया भी गया था पहले भी कि जब वाक्य मॉडल ऑक्सिलरी का आया हो, ठीक है, तो इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कोई
कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, बस उसके बाद हम किसका प्रयोग कर देते हैं, बी का प्रयोग कर देते हैं। बी का आपको पता भी होगा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन चूंकि यह वाक्य जो है मॉडल ऑक्सिलरी पे आधारित था, तो इसमें देखिए कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, ठीक है, तो वहां पर बी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडमायर जो था ये मेन वर्ब था, इसलिए मेन वर्ब के बाद जो ये द फ्रीडम फाइटर है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले ले जाएंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो देखिए इसको लाकर हम सब्जेक्ट बना दिए। क्या बना दिए, द फ्रीडम फाइटर्स। अब चूंकि इसका जो है कोई टेंस नहीं है, इसलिए शुड का हम शुड लिखेंगे, ये हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसके बाद देखिए बी का प्रयोग कर दिया गया है। अब शुड बी के बाद हम क्या करेंगे, चूंकि पैसिव वॉइस में आपको पता होना चाहिए हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है एडमायर, इसका थर्ड फॉर्म हो गया एडमायर्ड, बचा क्या, बाई, बाई लिख दिया गया। इसके बाद जब हम सब्जेक्ट यहाँ बी जो है इसको जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो बदल जाएगा अस में। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस। तो देखिए ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी के तरफ चलते हैं। सी जो है आपका एक रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन है। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है पुनः से वाक्य को सही क्रम में रखना, शब्दों को एक सही क्रम में रखकर एक सेंस देने वाला, एक अर्थ देने वाला वाक्य में कन्वर्ट करना। तो देखिए यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में, नेवर हार्ड गोज बेस्ट वर्क, नेवर हार्ड गोज बेस्ट वर्क। तो यहाँ पर देखिए इसको हम एक सिस्टमेटिक वे में कर देंगे तो क्या करने लगेगा, एक बहुत ही अच्छा अर्थ देने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, हार्ड वर्क, जो इधर उधर दिया हुआ था तो हम इसको एक पास लाएंगे तो हो गया हार्ड वर्क। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है, चाहे डू नॉट, डज नॉट या नेवर या कुछ भी। तो देखिए यहाँ पर नेवर आया था तो नेवर लिख दिया गया। तो हार्ड वर्क नेवर, बचा क्या, इसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, तो मेन वर्ब क्या था, गोज था, तो गोज लिख दिया गया। बचा एक ही चीज क्या, वेस्ट, तो वेस्ट हो गया। तो इसमें देखिए क्या किया गया, इसको रीऑर्डर में, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, यानी कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। इस वाक्य को जब रीऑर्डर किया गया है, सही क्रम में रखा गया है, तो इसका क्या मतलब है, कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका भी परीक्षा बहुत ही नजदीक है, इसलिए आप निरंतर मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, जिससे आपका भी मेहनत बेकार न जाए। तो देखिए ये जो वाक्य था, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। तो देखिए ये जो आपके क्वेश्चन थे सब ग्रामर से थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी जो है ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है ट्रांसलेशन में। अब आइए इसको पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन करते हैं, देखते हैं इसमें किसका प्रयोग करना है, कौन सा टेंस है, हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, वर्ब क्या लगेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दिया है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, मतलब क्या, इसका मतलब है जो ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी क्या होने वाली थी, छूटने वाली थी। तो ऐसे वाक्यों को करने के लिए एक प्रयोग है, ठीक है, जिसको हम जानते हैं एज सून एज के नाम से। जब भी इस तरह का वाक्य आता है तो इसको किससे शुरू करना चाहिए, एज सून एज से। तो देखिए हो गया एज सून एज, ठीक, बचा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई, अंत में जाएंगे, तो अंत में जाएंगे तो क्या मिला,
पहुंचा। देखिए इसमें दो पोर्शन दिया है, लेकिन पहले हम फर्स्ट वाले को करेंगे, उसके बाद सेकंड पर जाएंगे। तो देखिए एज सुन एज आई, अंत में आ जाएंगे पहुंचा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो पहुंचा का हो जाएगा रीच्ड। क्यों? क्योंकि रीच इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, तो हो गया रीच्ड। तो एज सुन एज आई रीच्ड, बचा क्या? कहाँ पहुंचा? स्टेशन पहुंचा, तो हो जाएगा टू द स्टेशन। जब किसी स्थान से हमारा संबंध जुटता है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं? टू का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू लिखा गया है, जैसे आई गो टू स्कूल, इसलिए हम स्कूल से पहले किसका प्रयोग करते हैं? टू का। वही स्थिति यहाँ भी है। तो देखिए एज सून एज आई रीच्ड टू द स्टेशन। अब देखिए इसके बाद दिया है तो यहाँ पर आकर हम कुछ समय के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया कॉमा। तो जैसे ही यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो इतना बना दिए सुन एज आई रीच टू द स्टेशन कॉमा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी के लिए लिखा गया है द ट्रेन। अंत में आएंगे तो अंत में देखिए थी दिया है, थी इसके लिए हम लिखा गया है, मतलब इसके लिए मैं लिखा हूं वाज। अब फिर जब हम इधर निरंतर बढ़ते जाएंगे, देखिए सब्जेक्ट को लिखने के बाद अंत में आइए, और अंत से निरंतर आप क्या करते जाइए? आगे बढ़ते जाइए। तो देखिए थी का मीनिंग हो गया वाज। अब इधर हम बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर एक यूज है। जब भी वाक्य में वाला, वाली, वाले अगर आए तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? अबाउट टू। क्या यूज करेंगे? अबाउट टू। तो देखिए वाला, वाली के लिए क्या हो गया? अबाउट टू। बचा क्या? छूटने। छूटने का मतलब क्या? मतलब छूटना का मतलब रवाना होना, स्टार्ट होना। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया स्टार्ट। तो पूरा देखिए क्या बनाया गया? एज सून एज आई रीच टू द स्टेशन द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट। यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। इस पूरे लाइन का अनुवाद मैं आपको बनाकर दिखा दिया कि कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन सा रूल अप्लाई हुआ। अब चलिए अगले लाइन पर बढ़ते हैं। अगला लाइन जो है, मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया। मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया। तो अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं का हो गया आई। अब सब्जेक्ट मिल गया तो हम जाएंगे अंत में। तो अंत में क्या है? गया। तो गया का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। अब फिर इधर बढ़ते जाएंगे तो कहाँ गया? प्लेटफॉर्म पर। तो पहले पर के लिए लिखा गया ऑन, प्लेटफॉर्म का हो गया प्लेटफॉर्म। बचा क्या? इधर आएंगे तो कैसे गया? दौड़कर। जब भी देखिए स्टूडेंट किसी भी शब्द में, हिंदी के शब्द में अगर उस वर्ब में अगर कर, करके, हुए आया है तो उसके मीनिंग में हम क्या लिखते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो दौड़ कर का मीनिंग हो गया क्या? रनिंग। तो आई वेंट ऑन द प्लेटफॉर्म रनिंग। फुल स्टॉप हो गया। अब चलिए दूसरे वाक्य पे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य है वहां पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी। वहां पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी। मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब वहां जैसे ही मैं पहुंचा, मतलब ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही गाड़ी क्या कर दी? चल दी। मतलब यहां भी देखिए किसका आप प्रयोग करेंगे? एज सून एज का। तो देखिए एज सून एज, बचा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चूंकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम सब्जेक्ट अपने पास से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसकी बात चल रही है? मैं की। तो यहाँ पे आई हम लगा सकते हैं। तो एज सून एज आई, बचा क्या? पहुंचा ही था। तो पहुंचा ही था का मीनिंग हो गया रीच्ड। एज सून एज आई रीच्ड वहां। तो वहां का मीनिंग हो गया क्या? देयर। वहां का मीनिंग हो गया देयर। बचा क्या? की गाड़ी चल दी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम रुक रहे हैं, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा का। अब बचा क्या? गाड़ी चल दी। तो फिर से सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन। उसके बाद चल दी, क्योंकि ये पास्ट में है तो इसलिए हो गया स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड। अब देखिए यहां भी फुल स्टॉप हम कर देंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद अगले लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन है गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली और मैं एक
मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट्स इतना बड़ा जो सेंटेंस है देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप बनाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे ये बनेगा, इसको बताते हैं। दिया है गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली। पहले आप यहां तक बनाइए। जब दो वाक्य और से जुड़े होते हैं तो पहले वाक्य को कीजिए, उसके बाद किस और किधर जाइए। तो देखिए गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली, इसको लिखने के लिए आप क्या ढूंढेंगे, पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फिर से गाड़ी ने, तो गाड़ी का मैंने हो गया द ट्रेन। अंत में आएंगे तो अंत में क्या है, अंत में है गति पकड़ ली। तो गति पकड़ना का यहाँ पे मीनिंग एक लिखा गया है गॉट स्पीड। गति पकड़ना का मीनिंग हो गया गॉट स्पीड। कैसे गति पकड़ ली, शीघ्र ही। तो शीघ्र ही का मीनिंग होता है सून। सून का मतलब होता है जल्द ही या शीघ्र ही। तो देखिए फिर से इसको करके देखते हैं। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली तो हो जाएगा द ट्रेन गॉट स्पीड सून। बचा क्या और, तो और के लिए हो गया एंड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिल गया मैं, तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई। अब सब्जेक्ट के बाद मैं पहले ही आपको बता दिया हूं कि आप अंत में जाएंगे चाहे कितना ही बड़ा वाक्य हो। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मैं हो गया आई, तो आई लिख दिया गया। अब आप अंतिम में जाएंगे तो देखेंगे क्या आया है था के लिए आप आराम से वाज लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वाज और वर का प्रयोग होता है। तो देखिए आई के अनुसार क्या हो गया, वाज। अब इधर हम बढ़ेंगे निरंतर, तो क्या है, देख रहा। तो देखना का जो मीनिंग है सी, उसमें रहा रही के लिए आप क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो सीइंग हो जाएगा। अब फिर हम इधर बढ़ेंगे, तो फिर इधर बढ़ेंगे तो हम यहां से नहीं लिख पाएंगे। क्यों, किसको देख रहा था, पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए यहां से जो बढ़ने का क्रम था, हम बढ़ तो रहे इधर से ही, लेकिन पहले हम ऑब्जेक्ट से लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसे। तो जब निर्जीव वस्तुओं के लिए अगर उसे या इसे आता है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इट लिख देते हैं। तो इट हो गया। अब हम इधर से क्या कर सकते हैं, आराम से बढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट क्या कर दिए, लिख दिए। तब इधर से जब बढ़ेंगे तो क्या मिला, जाते हुए। पहले ही मैं आपको बता दिया हूं किसी भी वर्ड मीनिंग में, किसी भी क्रिया में जब कर करके हुए आए तो उसमें क्या लगा लीजिए, आईएनजी लगा लीजिए। तो जाते हुए, तो जाते हुए का मीनिंग हो गया गोइंग। अब फिर इधर हम बढ़ेंगे तो कहां जाते हुए, से बाहर। तो बाहर का मीनिंग होता है आउट। और स्टूडेंट आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कभी भी आउट के साथ जो प्रीपोजिशन है वो किसका प्रयोग होता है, ऑफ का। इसलिए यहाँ पर से के लिए क्या हो गया, ऑफ। तो गोइंग आउट ऑफ। फिर इधर बढ़ेंगे तो बचा क्या, प्लेटफॉर्म। तो हो गया द प्लेटफॉर्म। ये पूरा संपन्न हुआ, कंप्लीट कर दिए इसको। अब इस वाक्य का एक भाग अभी बचा हुआ है, देखिए उसको हम बाद में लिखेंगे। क्या बचा था, मूर्ख की तरह। कैसे देखता रहा, मूर्ख की तरह। तो मूर्ख की तरह में भी अब हम अंत से ही बढ़ेंगे। तो की तरह का मीनिंग होता है लाइक। बचा क्या, एक मूर्ख। तो एक मूर्ख के लिए यहाँ पर लिख दिया गया अ फूल। इसका मतलब ये जो पूरा लाइन था क्या था, द ट्रेन गॉट स्पीड सून एंड आई वाज सीइंग इट गोइंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म लाइक अ फूल। इस प्रकार से देखिए मैं कितना बेहतरीन तरीके से आपको हर चीजें समझाने का प्रयास किया हूं, कोशिश किया हूं। इसलिए इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।